ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰੇ ਵੀਰਾ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾ ਧੱਕਾ ਜਰਦੀ। कोरोना के बाद इंटरनेशनल न्यूज़ में कोई ख़बर है तो वो किसानी प्रोटेस्ट की है जो इंडिया में चल रहा है। दुनिया के हर बड़े सेलिब्रिटी ने इस पर बात कर दी है। पाकिस्तान ने तो बेतहाशा गाने निकाल दिए, पर असल मसला है क्या? बॉर्डर पर बैठ के हमें तो इतना पता नहीं चलता। कहा जाता है कि 3 ऐसे कानून हुकूमत ने निकाल दिए हैं जिस पर यह सारा मसला चल रहा है। मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश की, मुझे एक वीडियो मिली है, मैं भी देखता हूँ और आप भी देखिए और मिलके देखते हैं कि ये असल मसला है क्या। किसान प्रोटेस्ट क्यों करें? फार्म बिल्स राइट और रॉन्ग? ये एमएसपी क्या है? फार्म बिल्स के बारे में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। गवर्नमेंट कहती है कि ये बिल्स किसानों की जिंदगी बदल देंगे, लेकिन फिर भी फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग। तो सच क्या है? पिछले कुछ वीक्स में हमने अलग अलग स्टेट्स के फार्मर्स, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात की। एक्चुअल में बिल्स के ड्राफ्ट्स पढ़े, आसान से लैंग्वेज में ये सिंपल वीडियो बनाया विद सम इजी टू अंडरस्टैंड एग्जांपल्स। और मेरी एक गारंटी है कि अगर आप इन 3 एग्जांपल्स को समझ पाए तो आप इन 3 बिल्स के बारे में और भारत के फार्मर्स की सिचुएशन के बारे में क्लियरली जान पाए। फिर आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या सही है और क्या नहीं। स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से पहले ही डिसाइड कर लिया है कि ये सही है या नहीं, then this video is not for you। क्योंकि असली सच बेस्ट केस सिनारियो और वर्स्ट केस सिनारियो के बीच कहीं होता है और वहां तक सिर्फ कुछ ही सेंसिबल लोग पहुंच पाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आता है, ये इशू इंपॉर्टेंट लगता है, तो प्लीज इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इंडिया के इंपॉर्टेंट इश्यूज आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सबसे पहली बात, किसान गरीब क्यों? क्योंकि हमारे किसान प्राइस टेकर्स हैं। इनपुट्स यानी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स फार्मर्स रिटेल प्राइस पर खरीदते हैं और अपना प्रोड्यूस होलसेल प्राइस पर बेचते हैं। और इन दोनों जगह किसान प्राइस मेकर्स नहीं, प्राइस टेकर्स होते हैं। आई एक्सप्लेन। भारत के 70% किसान छोटे किसान हैं। छोटा लैंड यानी कम फसल यानी कम बार्गेनिंग पावर। आफ्टर 1947 जमींदारी सिस्टम अबॉलिश हुआ और फार्म लैंड छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गया। मजदूर उन छोटे छोटे फार्मलैंड्स के मालिक बन गए, लेकिन उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं थी और ट्रेडर्स इसी चीज का फायदा लेते थे। पहले उन्हें लोन देते थे और हार्वेस्ट सीजन के बाद उनसे कम दामों में वही फसल वापस लेते थे। किसान गरीब रहता था क्योंकि उसे अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता था। तो सही प्राइस क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा? इसलिए 1960s में जब पूरे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था, तब आ गए एपीएमसीज यानी मंडीज, जिन्होंने फार्म प्रोड्यूस को रेगुलेट करना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा आपसे प्रोड्यूस हम लेंगे, बाकी कोई भी आपसे डायरेक्टली खरीद नहीं पाएगा और हम ट्रेडर्स को एक लाइसेंस और एक जगह देंगे जहां पे वो ट्रेड कर पाएंगे। आइडिया तो अच्छा है क्योंकि पहले वाले सिस्टम से मंडी बेटर है। मंडी में अलग अलग ट्रेडर्स होते हैं जो फार्मर के साथ नेगोशिएट करते हैं और फिर रेट डिसाइड करते हैं। कोई 20 पर, कोई 22 पर, कोई 25 पर। फार्मर्स को ऑप्शंस मिलते हैं। तो चलो आज एक ऐसे ही मंडी में चलते हैं। ये एक टिपिकल मंडी है जहां पर प्राइस नेगोशिएशन हो रहा है, प्राइस डिसाइड हो रहा है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इन सारे लोगों में से किसान कौन है? एक बार देख लीजिए, कोई भी नहीं, क्योंकि प्राइस किसान कहां डिसाइड करता है? प्राइस तो ट्रेडर्स डिसाइड करते हैं। किसान आज भी मंडी में प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं। ट्रेडर्स ने सोचा कि हे, क्यों ना हम सब लोग एक ही प्राइस कोट करें। तो आज का प्राइस है 22 रुपए। सब लोग सेम प्राइस बता रहे हैं, तो किसान एक प्राइस टेकर ही बन गया। दिस मंडी सिस्टम इज नॉट परफेक्ट। पूरे भारत में कुछ 7000 के आसपास मंडीज है। मेघालय के स्टेट में 11000 किलोमीटर के लिए सिर्फ एक मंडी। नेशनल फार्मर्स कमीशन ने कहा था कि मंडी सिस्टम सक्सेसफुल होने के लिए हर 5 किलोमीटर में एक मंडी होना जरूरी है। एज अ रिजल्ट भारत के टोटल प्रोड्यूस में से 40% से भी कम प्रोड्यूस मंडीज में बिकता है। छोटे फार्मर्स तो मंडी तक का ट्रांसपोर्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये फार्मर्स अपने ही विलेज में अनलाइसेंस ट्रेडर्स को अपना प्रोड्यूस बेचते हैं, वो जो प्राइस बोले उस प्राइस में। एज अ रिजल्ट आज 4 में से 3 फार्मर्स फार्मिंग छोड़ने की सोच रहे हैं, क्योंकि एक मार्केट में एक अच्छे बायर की जरूरत है जो किसान को एक सही दाम दे। अब बात करते हैं रिफॉर्म्स के बारे में। फार्म बिल्स यानी कि 3 बिल्स हैं। चलो इन 3 बिल्स के कॉन्सेप्ट्स हम 3 एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। नंबर 1, टमेटोज फॉर बर्गर्स। मैकडॉनल्ड्स सीधा फार्मर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। हमें हमारे बर्गर्स के लिए इस साइज के टमेटोज लगते हैं, तो आप इस साइज के टमेटोज ग्रो करो और हर साल हम आपसे 1000 टन टमेटोज खरीदेंगे। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फायदा यही है कि प्राइस पहले से डिसाइड होती है। कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम अगर प्राइस डिसाइड हुई 20 रुपीज और टमाटोज रेडी होते होते मार्केट प्राइस हो गई 10 रुपीज,
फिर भी कंपनी को 20 रुपीज में टमाटोज खरीदने पड़ेंगे। द फार्मर विल ओनली गेट 20 रुपीज इवन इफ द मार्केट प्राइस इज 30 रुपीज। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स इस बिल से पहले भी होते थे, लेकिन मंडी में रजिस्टर होते थे, तो मंडी को इसमें से एक कट मिलता था, एक हिस्सा मिलता था। जब कंपनीज डायरेक्टली फार्मर्स के साथ डील करते हैं तो मिडिलमैन एलिमिनेट हो जाते हैं और दोनों साइड्स का फायदा होता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में फार्मर्स पैसे एडवांस में ले सकते हैं, तो उन्हें लोन नहीं लेना पड़ता। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी कंपनी जिसे 1000 टन टमेटोस चाहिए, वो छोटे छोटे फार्मर्स के साथ नेगोशिएट करने में, उनसे डील करने में टाइम वेस्ट नहीं करेगी। तो छोटे फार्मर्स के लिए ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो उनके पहुंच से बाहर। ओके, तो प्रोटेस्ट क्यों? बिकॉज अ कंपनी इज पावरफुल। उनके पास लीगल टीम होती है कॉन्ट्रैक्ट्स वन साइडेड बनाने के लिए, फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं सही प्राइस डिसाइड करने के लिए, और बाद में किसी कंपनी ने अपने ही कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर नहीं किया तो फिर से फार्मर के एक्सप्लॉइट होने के चांसेस हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन है। यहाँ एक इंटरमीडिएरी बॉडी की जरूरत है जो फार्मर्स को प्रोटेक्ट करे, कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े और असली टर्म्स एंड कंडीशंस फार्मर्स को समझाए। फार्मर्स को खुद धीरे धीरे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं ये पढ़ना सीखना पड़ेगा। डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम जो बिल में दिया है वो प्रैक्टिकल नहीं है। सब मैजिस्ट्रेट के पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ऐसे केस में फार्मर के इशू पर ध्यान देना डिफिकल्ट होगा। नंबर 2, अनियंस मेक भारत क्राई। अनियन एक कमाल की चीज है। कभी कभी अनियन प्राइसेस 100 रुपए भी क्रॉस कर जाते हैं, और कभी हम ऐसे वीडियोस देखते हैं जब कोई किसान अपने अनियंस 8 रुपए में बेच कर आ रहा है। ये दोनों तरफा प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ट्रेडर्स ज्यादा स्टॉक होने पर अनियंस को फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते। देखिए, अनियन एक एसेंशियल कमोडिटी है जिसे स्टॉक करने पर लिमिट्स है। ये लिमिट्स क्रॉस करने पर आपको जेल हो सकती है। तो गवर्नमेंट ऐसे एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट बनाती है। कोविड के टाइम पर मास्क, हैंड सैनिटाइजर जैसी चीजों को भी एसेंशियल आइटम्स माना गया था और उनके होर्डिंग और प्राइस को रेगुलेट किया गया। ये लिमिट कंप्लीटली वैलिड था क्योंकि उस टाइम पे सप्लाई बहुत कम था और डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा। एक जमाना ऐसा हुआ करता था कि हमारे पास खाना ही नहीं था। यूएस से व्हीट आता था और सीधा रेशन की दुकान जाता था। तब अगर कोई खाना होर्ड करता तो एक आर्टिफिशियल स्कैरसिटी होने के चांसेस थे। लेकिन आज भारत में एक दूसरा ही क्राइसिस है, फूड सरप्लस क्राइसिस। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज बफर स्टॉक्स। जरूरत से ज्यादा खाना है, गोडाउन में पड़ा है। 30 लाख टन्स ऑफ शुगर, 221 लाख टन्स ऑफ राइस, 478 लाख टन्स ऑफ व्हीट। आज सिचुएशन उल्टी है, लेकिन फिर भी लोग भूखे हैं बिकॉज फूड इज मिसमैनेज्ड। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेस में कोई भी ट्रेडर या कोई प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट ही क्यों करे जब कई सारी चीजें स्टोर करना ही इलीगल है। इस वजह से हमारे देश में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और ये सिचुएशन बदलने की जरूरत है। उसके लिए स्टोरेज करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स देने की जरूरत है। इस अमेंडमेंट ने इन सारी चीजों का स्टॉकिंग लिमिट हटा दिया है। अगर हॉर्टिकल्चर आइटम्स में प्राइस डबल हुआ और फूड ग्रेन्स में 1.5 गुना, तो ये स्टॉक लिमिट्स वापस आ जाएंगे। तो प्रोटेस्ट क्यों? क्योंकि होल्डिंग अभी भी एक लेजिटिमेट कंसर्न है। फॉर एग्जाम्पल, अनियन हार्वेस्ट सीजन में कोई भी ट्रेडर ज्यादा अनियन खरीदेगा क्योंकि सप्लाई अच्छा है, उसे स्टोर करेगा और तभी बेचेगा, तभी बाहर निकालेगा जब प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। नंबर 3, ये एप्पल कहीं भी बिकेगा। आज के सिचुएशन में हिमाचल का एक ऐसा फार्मर जो एप्पल्स ग्रो करता है, वो खुद महाराष्ट्र में आकर उसके एप्पल्स नहीं बेच सके। इस बिल की वजह से देश के हर फार्मर को देश में कहीं पर भी जाकर अपना प्रोड्यूस बेचने की परमिशन मिलती है। लेकिन दूसरे मंडीज में नहीं, क्योंकि मंडी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है। मंडी में दूसरे स्टेट के फार्मर्स बेच सकते हैं या नहीं, इसका डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेगी। एक्चुअली वन नेशन वन मार्केट की आइडिया खुद कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो में थी। तो लॉजिकली स्पीकिंग इस एक्ट से उन्हें उनके एलाइज को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो प्रोटेस्ट क्यों? मंडी में फार्मर्स को टैक्स लगता है जो बाहर बेचने पर नहीं लगेगा। तो नेचुरली कॉर्पोरेट्स को और फार्मर्स को दोनों को मंडी के बाहर ट्रेड करने में फायदा है। इस एडवांटेज की वजह से मंडीज का इंपॉर्टेंस और स्टेट्स को उनसे मिलने वाला टैक्स इन फ्यूचर कम होने के चांसेस है। नया लॉ किसी भी पैन कार्ड होल्डर को ट्रेडर बनने की परमिशन देता है, whereas मंडी में ट्रेडर बनने के लिए कंडीशंस होते हैं। ट्रेडर्स की एक लाइसेंस होती है। मंडी में बाय लॉ किसानों को 1 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना ही पड़ता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ मंडी के बाहर होने वाले ट्रेड्स को 3 दिन का क्रेडिट मिलता है। See, we have to admit कि इस चीज का मिसयूज होने के चांसेस हैं। ये सारे कंसर्न्स लूप होल की तरह है जिन्हें एड्रेस करना जरूरी है। एक और मेजर कंसर्न है MSP। MSP इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट व्हीट, राइस, पल्सेस जैसे 23 आइटम्स पर MSP डिक्लेयर करती है, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं होता कि गवर्नमेंट इन सारे आइटम्स को हर किसी से खरीदेगा ही। गवर्नमेंट सिर्फ कुछ ही आइटम्स जैसे राइस और व्हीट एक्चुअली खरीदती है। पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स को इस MSP का ज्यादा फायदा होता है। फार्मर्स को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स अगर मंडी के बाहर होने लगे तो गवर्नमेंट MSP हटा देगी, और मेजरली सारे प्रोटेस्ट इसी डर के आसपास हैं। MSP का कॉन्सेप्ट परफेक्ट नहीं है क्योंकि ये फार्मर्स को एक फॉल्स गारंटी देता है। Only 6% of the farmers get MSP prices, क्योंकि ट्रेडर्स MSP पे खरीदते नहीं।
और गवर्नमेंट भी हर साल सारी चीजें प्रोक्योर नहीं करती। जिन क्रॉप्स पर एमएसपी डिक्लेयर नहीं होता, उन क्रॉप्स की प्राइस डिस्कवरी का कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है और फार्मर्स का असली प्रॉब्लम यही है। तो सोल्यूशन क्या है? अपने प्रोड्यूस की फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये फार्मर्स को पता ही नहीं होता। सारे एक्सप्लॉयटेशन का बेस तो यही है, भले वो मंडी के ट्रेडर्स से हो या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से। सही प्राइस क्या है किसे पता होता है? प्राइसेस तो एरिया वाइज बदलते रहते हैं, तो प्राइस डिस्कवरी कैसे कर सकते हैं? आज आप एक स्टॉक एक्सचेंज में जाके इन्फोसिस की शेयर प्राइस तुरंत देख सकते हो। ये प्राइस सभी को दिखती है और सारे शेयर्स इसी प्राइस पर बिकते हैं। टोटल ट्रांसपेरेंसी। आज इंडिया में कमोडिटी डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग होती है। NCDEX और MCX ये दो एक्सचेंजेस हैं। यहाँ पर काफी सारे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के फ्यूचर्स मार्केट प्राइसेस दिखते हैं। फार्मर्स इन प्राइसेस को बेस रख के अपने प्राइसेस डिसाइड कर सकते हैं। फार्मर्स का यूनाइटेड ना होना उनकी बार्गेनिंग पावर खत्म कर देता है। अगर गवर्नमेंट असल में ये चाहती है कि फार्मर्स का कुछ भला हो, तो उनको फार्मर्स को यूनाइट करने की कोशिश करनी चाहिए। NECC इंडिया का एक कोऑपरेटिव है जो एग्स के लिए एक इंडिकेटिव प्राइस देता है, जो फार्मर्स के लिए भी फेयर और रेम्यूनरेटिव हो और जो कंज्यूमर्स के लिए बहुत एक्सपेंसिव ना हो। इसीलिए एग्स की रिटेल प्राइस दो एरियाज में अराउंड द सेम रहती है। लेकिन NECC जैसे कोऑपरेटिव्स के लिए फार्मर्स का ज्वाइन होना जरूरी है। फार्मर्स भी एक साथ आकर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, जहां पर सारे फार्मर्स प्रोड्यूस को पूल कर सकते हैं। भारत में आज अमूल की इतनी इज्जत है क्योंकि अमूल ने काफी सारे फार्मर्स को एक साथ लाया और उन्हें एक फेयर प्राइस दिया। इंडिया में FPOs ऑलरेडी है जो फार्मर्स को सही प्राइस देने में मदद करती है। FPOs फार्मर्स को एक कलेक्टिव फोर्स बना सकती है। ऐसे FPOs को स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट से फाइनेंशियल और एजुकेशनल सपोर्ट की जरूरत है। द पॉइंट इज, ये बिल्स एक प्रोग्रेसिव स्टेप हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो लूप होल्स है उन पर डिस्कशन होना जरूरी है। किसी भी आइडिया का सक्सेस और फेलियर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे होता है। फार्मर्स जिनके फायदे के लिए ये बिल्स है, अगर उन्हें ही ये बिल्स उनका दुश्मन लगे तो इन बिल्स का क्या फायदा? जब दोनों साइड से चिल्लाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ शोर होता है, फिर दूसरे की क्या खुद की आवाज सुनना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। इन द बैटल ऑफ बीइंग द लाउडेस्ट वन इन द हाउस वी फॉरगेट टू हियर व्हाट वी आवरसेल्व्स आर सेइंग। सच तो ये है कि लोग अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से इस बिल के अच्छे या बुरे साइड्स को देखते हैं और बाकी साइड्स को भूल जाते हैं। अगर सच में ये बिल्स फार्मर्स की भलाई के लिए, तो उनके पॉइंट्स क्या है ये सुनने में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट इस कंट्रोवर्सी की वजह से फार्मर्स के प्रॉब्लम्स क्या है इस बात पर हम सबका अटेंशन आ गया। चलो इस मौके का फायदा लेते हैं और फार्मर्स के कुछ एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम इंडियन एग्रीकल्चर, उसके प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस पर एक वीडियो सीरीज बनाने वाले हैं। ये वीडियो उस सीरीज का पहला एपिसोड है। Very nice video, very understanding. Thumbs up to this couple. I'm told है husband and wife. बहुत अच्छी वीडियो बनाई आपने, बहुत ज़बरदस्त समझ आ गया ये सारी बात को और ये सारा इशू जो है। एंड एवरीवन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब देयर वीडियो। मैं चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, इस सो फार जो मुझे बात समझ आई और जो मैंने लॉज भी पढ़े और जो ये वीडियो भी देखी, सबसे बड़ा इशू जो किसानों को है वो है MSP का, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कि गवर्नमेंट हर बार एक स्पेसिफिक प्राइस मिनिमम सेट करती है। पाकिस्तान में भी यही होता है कि गंदम, कपास, गन्ने की प्राइस सेट की जाती है कि ये मिनिमम प्राइस होगी और हुकूमत पे लेगी, और वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है फार्मर्स के लिए कि वो अपनी ग्रोथ उसके लिहाज से करते हैं। अगर कपास की कीमत ज़्यादा है या गंदम की ज़्यादा है तो वो उस साल फिर वो उसकी उगाई करते हैं। तो इन लॉज के अंदर ये चीज़ जो है वो उसको इतना सपोर्ट या डिस्कस नहीं किया गया और फार्मर्स की रिलायंस बहुत ज़्यादा MSP के ऊपर है। तो उनका ख्याल था कि ये लॉज उसको ज़्यादा सॉलिडिफाई करेंगे। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे किसानों को अंदाज़ा होगा कि उन्होंने अपनी अगली ग्रोथ क्या करनी है और इसी से वो अपनी सारी फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं। दूसरा जो किसानों के इंटरव्यू से मुझे बात समझ आई है वो ये है कि आड़ती या वछोला जिसको पंजाब में वहाँ पे कहते हैं, उसका जो रोल है वो पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मिडल मैन का। मिडल मैन सिर्फ इनकी फसलें इनसे नहीं लेता और मार्केट में नहीं पहुंचाता, बल्कि वो इनके लिए इनका बैंक भी होता है, वो इससे माइक्रो लोन्स भी लेते हैं, वो इनके लिए एडवाइजरी काउंसिल भी होता है और वो इनको ये भी बताता है कि
अगली डिमांड इसमें क्या चल रही है, क्योंकि फार्मर दमसेल्स बहुत छोटा होता है और बहुत लिमिटेड स्केल के ऊपर काम कर रहा होता है। तो इसी सिलसिले में जब इन्होंने ये बात की कॉर्पोरेट बाइंग की या कॉन्ट्रैक्ट बाइंग की, तो कॉन्ट्रैक्ट बाइंग के अंदर एक छोटा फार्मर जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट बाइंग के ऊपर नहीं चल सकता। अगेन उन्होंने ही उसके ड्रॉबैक्स बता दिए कि कंपनीज का और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स का लीगल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और फाइनेंशियल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और हमें तो आता है कि कैसे एक्सप्लॉइट करना है अपने फेवर के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। और जो लीगल रिड्रेसल सिस्टम है वो जो करंट लॉज आए हैं उनमें काफ़ी वीक है कि एक बंदा मजिस्ट्रेट के यहाँ डीसी में जाके एक छोटा फार्मर जो 5-10 किले का मालिक है वो अपनी सारी कमाई वकीलों को दे दे और ये लीगल रिड्रेसल करता है, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे इसी सिलसिले में एक केस भी याद आ गया। कुछ अर्से पहले पेप्सी की इंडस्ट्री थी, उन्होंने चिप्स बनाने के लिए इंडियन फार्मर्स को इंगेज किया और उन्हें कहा कि आप हमें आलू और चिली आई थिंक की प्रोडक्शन बना के दें कि और वो हम आपसे ख़रीदेंगे, और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। बट जब ये सारी प्रोडक्शन हो गई और किसानों ने उसको तैयार कर लिया तो पेप्सी को ने डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया। तो इट वेंट टू द कोर्ट और कोर्ट में यही बात हुई कि जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट देखा तो उसमें लिखा था कि जी ये आलू और जो मिर्च है ये एक स्पेसिफिक क्वालिटी की होगी। उसके अंदर एक स्मॉल लीगल टर्म्स मौजूद थी जो हम जैसे वकील बड़े अच्छी डाल देते हैं कि ये क्वालिटीज़ और क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, आलू की स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, इस साइज़ का होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। वो बेचारे गरीब किसान बना नहीं सके तो इसलिए वो ये केस हार गए। और यही एक एग्ज़ाम्पल, इस तरह की कई एग्ज़ाम्पल्स हैं इंडियन फार्मिंग कम्युनिटी में जो ये बात करते हैं कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का हम जो है ना वो जिसको आप कहते हैं कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के वो डसे हुए हैं और वो इस पे इतनी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। मज़ीद ये कि अगर आप इसको के अंदर कॉर्पोरेट बॉडी को भी लेके आएंगे जिसको हम पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, तो वो गवर्नमेंट के साथ पैरेलल नहीं चल सकती। और जो इस लॉज में लिखा हुआ है कि सरकारी गवर्नमेंट मंडीज भी चलती रहेंगी और साथ ही कॉर्पोरेट एंटिटीज़ भी चलेंगी, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये आपने डिफरेंट दूसरे सेक्टर्स में भी देखा हुआ है, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, टेलीकॉम में। पाकिस्तान में भी यही हालात हैं एंड आई एम श्योर इंडिया में भी। इंडिया में तो मुझे पता चलता रहता है कि ऊबर ने जो काम किया, अमेज़ॉन ने किया, जियो जो आपकी कंपनी है उसने जिस तरह रेट कम किया और फिर एंड पे एक मोनोपोली क्रिएट कर ली, तो फिर प्राइवेट कंपनीज ऐसा अंदर आ जाती हैं कि गवर्नमेंट के लिए सर्वाइव करना उन जगहों पर बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये बहुत बड़ा फेयर है फार्मर्स का कि जब आप उनको थोड़ी सी स्पेस देते हैं, और ये ऊँट वाली बात है कि ऊँट को आप थोड़ी सी जगह देते हैं अंदर आने की, तो थोड़ी देर बाद ऊँट खेमे में होता है और आप खेमे से बाहर होते हैं। एंड लास्टली ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर काम किया है, तो प्लीज़ भाईजान हम पाकिस्तानी हैं और हम इस एसेंशियल कमोडिटीज़ के बहुत बुरे डसे हुए हैं जिसको हम यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहते हैं कि यहाँ पे एंटिटीज़ जो हैं वो आटा, चीनी, गैस, हर 6 महीने बाद आपको एक नया जो है वो स्कैंडल सुनने को मिलता है। कभी आटा, कभी प्याज, कभी आलू, आजकल चीनी का स्कैंडल चल रहा है कि लोग स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद प्राइस को हाइक कर देते हैं। तो मे बी आपको शुरू में वो अच्छी बात लग रही हो पर बाद में वो बहुत बुरी बात हो जाती है। हम लोग इस बात के डसे हुए हैं और हमें इस बात का पता है कि ये किस तरह लोग कंट्रोल कर लेते हैं, उसको लोग स्टोर कर लेते हैं और मार्केट में थोड़ी थोड़ी करके बेचते हैं। और यही काम वहाँ पे होगा। इस पर डेफिनेटली आपको रेगुलेटरी अथॉरिटीज लाने की ज़रूरत है और आपको एक कंपैरेटिव स्टडी करने की ज़रूरत है कि बाकी मुल्कों में इन लॉज के ऊपर क्या हो रहा है। एंड पे ये कि मेरा ख्याल है कि ये आजकल जो है ग्लोबल वर्ल्ड का ज़माना है। हम एक स्पेसिफिक लॉ, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उस पर एक लॉ एक स्पेसिफिक रीजन के लिए मेरा नहीं ख्याल कि वो एक अच्छी बात होगी। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि फार्मर लॉज को का एक बेसिक स्केलेटन को सेंट्रल कर दें और उसके बाद हर स्टेट, जिसको हम प्रोविंस कहते हैं वो लोग स्टेट कहते हैं,
तो स्टेट को अथॉरिटी दें कि वो अपने लोकल लॉज बनाएं और वो लोकल लॉज अडॉप्ट करें। जिस तरह अमेरिका में भी होता है कि हर स्टेट का लेजिस्लेशन डिफरेंट होता है। अमेरिका की कुछ स्टेट्स में डेथ पेनल्टी अलाउ है, कुछ में नहीं है। तो इसी तरह होना चाहिए कि कुछ में वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग अलाउ कर दें, कुछ में ना करें, कुछ में आहिस्ता आहिस्ता कर दें। आपको देखना होता है क्योंकि राइट नाउ फार्मिंग तो ऑल ओवर इंडिया हो रही है, लेकिन 2 या 3 स्टेट्स के ही फार्मर्स ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। तो उन 3 स्टेट्स के अंदर ये लॉस ना करें और उनको अथॉरिटी दे दें कि वो अपना स्टेट लॉ बना लें और वो आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे। वो इन चीज़ों को एड्रेस करके थोड़ा सा डिफरेंट लॉ बना लें। तो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर वे टू मूव फॉरवर्ड फॉर देम। ये बात वीडियो में भी की गई थी कि फार्मर्स के इश्यूज़ को एड्रेस करें और उनकी सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर हमें डिस्कशन करनी चाहिए ये सारी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है फैज़ान बड़ाइच। मैं आपके लिए मज़ीद इस तरह की वीडियोस ज़्यादा रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।